नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में उतर रहे हैं जो कई लोगों के लिए, खासकर जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बुरे सपने जैसा है। असर्शन रीजन सवाल, मतलब कथन और कारण वाले सवाल। ये देखने में तो सीधे लगते हैं पर उलझा देते हैं। और उलझन की वजह भी बहुत दिलचस्प है। मतलब जो स्रोत हमने देखे हैं उनमें से एक इसे एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखता है। वो कहता है कि प्रॉब्लम सवाल में नहीं, हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में है। हमारा दिमाग एक पैटर्न ढूंढने वाली मशीन है। जैसे ही हम दो जानकारी एक साथ देखते हैं, जैसे कथन ए और कारण आर, दिमाग फौरन उनके बीच एक रिश्ता बनाने की कोशिश में लग जाता है, भले कोई रिश्ता हो या ना हो। अच्छा, तो मतलब हम सवाल हल करने से पहले ही एक तरह के जाल में फंस जाते हैं। हमारे ज्यादातर स्रोत इसी एक मुख्य समस्या पर उंगली उठाते हैं। और उसकी एक लाइन आज की हमारी चर्चा का मतलब सेंटर पॉइंट है। असली समस्या, आप पूरा सवाल एक साथ पढ़ते हैं। सुनने में ये बहुत मामूली बात लगती है ना, पर लगता है सारा खेल इसी एक आदत को बदलने का है। बिल्कुल, ये उस आदत को तोड़ने के बारे में ही है। क्योंकि जब तक हम दोनों को एक साथ देखेंगे, हम निष्पक्ष होकर उन्हें जांच ही नहीं सकते। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ एक ट्रिक सीखना नहीं है, बल्कि उस मानसिक प्रक्रिया को समझना है जो इन सवालों को इतना मुश्किल बनाती है, और फिर उस तकनीक को परखना है जो हमारे स्रोत इसे हल करने के लिए देते हैं। तो चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं उनमें एक बहुत ही सरल 3 स्टेप वाली तकनीक का जिक्र है। और दावा है कि इन सवालों को बहुत तेजी से हल किया जा सकता है। इसके 3 नाम दिए गए हैं। पहला है स्वतंत्र जांच, मतलब असर्शन का इंडिपेंडेंट ऑडिट। दूसरा फिर से स्वतंत्र जांच, इस बार रीजन का। और तीसरा जो सबसे अहम है वो है क्योंकि का पुल, द बिकॉज ब्रिज। सुनने में तो ये बहुत सरल लगता है, क्या ये वाकई इतना आसान है? देखिए, तकनीक सरल है, पर इसे लागू करना हम्म उतना आसान नहीं। यहीं पर अनुशासन की जरूरत पड़ती है। जैसा मैंने कहा, हमारा दिमाग तो स्वाभाविक रूप से कनेक्शन ढूंढता है। इस तकनीक का असली काम उस जल्दबाजी को रोकना है। और ये दिमागी अनुशासन बनाना इतना आसान नहीं होता जितना लगता है। इसकी खूबी इसकी सरलता में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग को एक खास रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करने में है। चलिए तो इस रास्ते पे चलकर देखते हैं। स्टेप 1 है कथन ए की स्वतंत्र जांच। स्रोत कहते हैं कि इस स्टेप पर कारण आर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना है। उसे एक तरह से प्राइवेसी मोड में डाल दीजिए, जैसे वो है ही नहीं। सिर्फ ए को एक अकेले तथ्य, एक स्टैंडअलोन फैक्ट की तरह पढ़िए और खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या ये सच है या झूठ, ट्रू और फॉल्स, और कुछ नहीं। हाँ, और यही कड़ा अनुशासन स्टेप 2 में भी बनाए रखना है। कारण आर की स्वतंत्र जांच। इस स्टेप में आपको कथन ए को पूरी तरह से भूल जाना है। उसे प्राइवेसी मोड में डाल दीजिए। अभी भी दोनों के बीच कोई भी कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं करनी है। सिर्फ आर को पढ़िए और पूछिए, क्या ये बात दुनिया में अपने आप में एक तथ्य के तौर पर सच है, सच या झूठ, बस। और यहीं पर एक स्मार्ट हैक भी आता है। अगर इन पहले 2 स्टेप्स में ही कोई एक कथन गलत निकल जाए तो आधा काम तो वहीं हो गया। अगर ए गलत है तो उत्तर हमेशा विकल्प 4 होगा, और अगर सिर्फ आर गलत है तो उत्तर विकल्प 3 होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कनेक्शन जांचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल, ये एक बहुत शक्तिशाली एलिमिनेशन तकनीक है। ये सिर्फ समय नहीं बचाती, ये आपको सवाल के सबसे ज्यादा उलझाने वाले हिस्से से पूरी तरह बचा लेती है, जो है दोनों के बीच के रिश्ते को आंकना। अगर कोई एक भी तथ्य गलत है तो रिश्ते की बात ही खत्म हो जाती है, दिमागी ऊर्जा बचती है। ठीक है, तो एक एक करके जांचना समझ आ गया। बट असली सरदर्द तो तब होता है जब दोनों बातें ए और आर अपने अपनी जगह पर बिल्कुल सही निकलें। यहीं आकर ज्यादातर लोगों की गाड़ी फंसती है। इस जाल से निकलने के लिए हमारे स्रोत क्या कहते हैं? यहीं पर इस तकनीक का सबसे मजबूत हिस्सा स्टेप 3 काम आता है, क्योंकि का पुल। ये एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार लिटमस टेस्ट है। आपको बस एक छोटा सा काम करना है। कथन ए को पढ़िए, उसके ठीक बाद हिंदी में क्योंकि या अंग्रेजी में बिकॉज शब्द लगाइए और फिर कारण आर को पढ़ दीजिए। अच्छा। बिल्कुल। अब उस स्थिति को देखते हैं जिसे एक स्रोत ने द क्लासिक ट्रैप यानी सबसे बड़ा जाल कहा है। यहाँ अच्छे अच्छे लोग गलती कर बैठते हैं। हाँ, ये उदाहरण तो बहुत मजेदार है। कथन ए है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ये 100% सच है, सही बात है। कारण आर है, ताजमहल आगरा में है।
ये भी 100% सच है। अब जिसने ये तकनीक नहीं सीखी वो सोचेगा दोनों बातें सच हैं, तो शायद व्याख्या भी सही ही होगी। और यहीं पर हमारा क्योंकि का पुल उन्हें बचाता है। चलिए दोनों को जोड़ते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि ताजमहल आगरा में है। इसे सुनते ही मतलब अटपटा लगता है ना? हाँ बिल्कुल, ये बकवास लॉजिक है। भारत के लोकतंत्र का ताजमहल की लोकेशन से कोई लेना देना नहीं है। कोई कारण और परिणाम का संबंध है ही नहीं। एकदम, दोनों तथ्य अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन उनके बीच कोई तार्किक पुल नहीं है। तो यहाँ उत्तर विकल्प 2 होगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये उदाहरण इस तकनीक की ताकत को बहुत अच्छे से दिखाता है। यह हमें तथ्यों की सच्चाई से आगे बढ़कर उनके बीच के तार्किक संबंध पर ध्यान देने के लिए मजबूर करता है, और यही आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग का आधार है। अच्छा, तो ये क्योंकि वाला पुल तो काफी मजबूत लग रहा है, लेकिन क्या ये हमेशा काम करता है? क्या हमारे स्रोतों में ऐसी किसी स्थिति का जिक्र है जहां ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है या भ्रामक हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, एक स्रोत इस बारे में चेतावनी देता है। वो कहता है कि ज्यादातर मामलों में ये तकनीक काम करती है, लेकिन कुछ जटिल सवालों में जहां कारण आर कथन ए का सीधा सीधा नतीजा नहीं होता, बल्कि एक जरूरी शर्त या एक बड़ा संदर्भ होता है, वहां क्योंकि शब्द थोड़ा अटपटा लग सकता है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए कथन ए है, बच्चों को खेलकूद में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, और कारण आर है, शारीरिक गतिविधि बच्चों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगर हम क्योंकि लगाकर पढ़ें, बच्चों को खेलकूद में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए क्योंकि शारीरिक गतिविधि बच्चों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ये सही लगता है। लेकिन कभी-कभी आर इतना सीधा कारण नहीं होता। उस स्रोत के अनुसार ऐसी स्थिति में हमें अपने दिमाग में क्योंकि को इस संदर्भ में की से बदलकर देखना चाहिए, ताकि हम उनके बीच का गहरा संबंध समझ सकें। समझ गया। तो क्योंकि एक टूल है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। चलिए अब एक वास्तविक परीक्षा प्रश्न देखते हैं जो हमारे एक स्रोत में दिया गया है। ये बाल विकास CDP का सवाल है, तो इसकी भाषा थोड़ी अकादमिक हो सकती है। कथन ए है, यद्यपि विकास के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है। और कारण है, विकास आनुवंशिकता और वातावरण के बीच की सतत अंतःक्रिया का परिणाम है। अब इसे हमारी तकनीक से तोड़ते हैं। स्टेप 1, क्या ए सही है? हाँ, विकास के क्षेत्र मतलब शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक ये जुड़े हुए हैं, और तार्किक विचार संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है। ये बाल विकास का एक मूल सिद्धांत है, तो ए सच है। ठीक है। अब स्टेप 2, क्या आर सही है? क्या विकास आनुवंशिकता और वातावरण मतलब नेचर और नर्चर की अंतःक्रिया का परिणाम है? हाँ, ये भी एक स्थापित तथ्य है, तो आर भी सच है। अब फिर से हम उसी स्थिति में हैं जहां दोनों सच हैं। तो अब आता है हमारा पुल। पूरा वाक्य बनेगा, विकास के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित है क्योंकि विकास आनुवंशिकता और वातावरण के बीच की सतत अंतःक्रिया का परिणाम है। अब यहां रुककर सोचना है, क्या यह तार्किक लग रहा है? पहली बार में थोड़ा घुमावदार लगता है। विकास के क्षेत्र आपस में जुड़े हैं क्योंकि विकास हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का नतीजा है। क्या आर ए के क्यों का जवाब दे रहा है? हाँ, दे रहा है। विकास के अलग अलग क्षेत्र जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक आपस में क्यों जुड़े हुए हैं? इसका गहरा कारण ये है कि वे सभी एक ही मूल प्रक्रिया का हिस्सा है, और वो प्रक्रिया है आनुवंशिकता और वातावरण का मेल। ये मेल सभी क्षेत्रों को एक साथ प्रभावित करता है, इसलिए एक क्षेत्र का विकास दूसरे को प्रभावित करता है। लॉजिक बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसका जवाब होगा विकल्प 1। इस सवाल में भाषा भी थोड़ी मुश्किल थी, और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट हमारे स्रोत बताते हैं, एग्जाम हॉल की रणनीतियां। जैसे पहली है लैंग्वेज स्विच। अगर हिंदी के शब्द जैसे यहां संज्ञानात्मक या अंतःक्रिया मुश्किल लगें तो घबराना नहीं है, तुरंत सवाल का इंग्लिश वर्जन देखना है। कॉग्निटिव और इंटरैक्शन शायद ज्यादा जाने पहचाने शब्द लगें। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी एक और रणनीति है जिसे स्रोत चीट कोड्स कहते हैं।
नेगेटिव टैग वर्ड्स कहते हैं। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अगर किसी कथन में खासकर शिक्षा शास्त्र के सवालों में आ जाएं, तो 99% संभावना है कि वो कथन गलत ही होगा। शब्द जैसे केवल, रटना, दंड और मानकीकृत, ये शब्द अक्सर एक संकीर्ण और नकारात्मक शैक्षिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। ये तो बहुत काम का शॉर्टकट है। मतलब अगर किसी कथन में दिखा कि बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ना चाहिए, तो हम लगभग मान सकते हैं कि वो गलत है और हमारा काम आसान हो जाता है। और तीसरी रणनीति है हंट फॉर फॉल्स। हमेशा पहले गलत कथन ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि उससे एलिमिनेशन बहुत तेजी से होता है। और जब दोनों सही मिले तो आलस ना करें और हमेशा क्योंकि का पुल इस्तेमाल करें। इसे एक आदत बना लेना ही इस तकनीक का सार है। तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को एक मास्टर फ्लो चार्ट की तरह देखें तो ये कुछ ऐसा होगा। पहला कदम, ए और आर को अलग अलग जांचें। क्या कोई भी एक गलत है? अगर हाँ, तो उत्तर या तो 3 होगा या 4 और आपका काम खत्म। अगर दोनों सही हैं तो ही अगले कदम पर जाएं और क्योंकि जोड़ें। क्या लॉजिक फिट बैठता है? अगर हाँ तो उत्तर 1, और अगर लॉजिक फेल होता है जैसा ताजमहल वाले उदाहरण में हुआ तो उत्तर 2। वाह, ये तो सच में पूरे कंफ्यूजन को एक बहुत ही स्पष्ट रास्ते में बदल देता है। जैसा कि हमारे स्रोत का आखिर में कहना है, अब डरना नहीं, फोड़ना है। असर्शन रीजन अब आपके फ्री नंबर्स हैं। हाँ, लक्ष्य यही है, एक डरावने सवाल के प्रकार को एक स्कोरिंग अवसर में बदलना। तो चलिए इस चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं को सोचने के लिए एक सवाल देते हैं, जो स्रोत के अब आपकी बारी वाले हिस्से से है। तैयार हैं? कथन है, इंक्वायरी अप्रोच एनकरेजेस प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी पूछताछ दृष्टिकोण समस्या समाधान को प्रोत्साहित करता है। और कारण है, टीचर डिसाइड्स द पेस ऑफ लर्निंग, यानी शिक्षक सीखने की गति तय करता है। हम इसका जवाब नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता खुद इस पर हमारी बताई गई 3 स्टेप तकनीक का इस्तेमाल करें। ए को जांचें, आर को जांचें और फिर क्योंकि का पुल बनाकर देखें कि लॉजिक फिट बैठता है या नहीं। और जाते जाते एक अंतिम विचार, ये तकनीक सिर्फ परीक्षा के सवालों को हल करने के लिए नहीं है। ये हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी तर्क को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। हम अक्सर 2 सच्ची बातों को सुनकर मान लेते हैं कि एक की वजह से दूसरी हुई है। राजनीति में, विज्ञापनों में, सोशल मीडिया पर ये बहुत होता है। ये तकनीक हमें रुककर पूछना सिखाती है, क्या एक बात का सच होना उसे दूसरी बात का कारण बना देता है? ये कॉरिलेशन और कॉजेशन के बीच का फर्क समझने जैसा है। सिर्फ इसलिए कि 2 चीजें एक साथ होती हैं, क्या इसका मतलब है कि एक की वजह से दूसरी हुई? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।